सर आपका माइक ऑफ है। दरअसल हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो पॉजिटिव एक्स के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है जो कि E1 वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप है। तो जब हमने ये अप्लाई किया तो इसको टॉर्क मिल रहा है टाउ वन वेक्टर इक्वल टू टाउ के कैप। बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई किया है √3 E1 J कैप। तो फिर टॉर्क लग रहा है माइनस टाउ वन वेक्टर, यानी कितना लग रहा है, माइनस टाउ के कैप। ओके, जब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो कितना हो गया, ये हो गया E2 वेक्टर इक्वल टू √3, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ ई है, तो आ गया हमारे पास में जे कैप। और ये हमें टॉर्क दिया हुआ है जो कि अपोजिट लग रहा है टॉर्क, ये मतलब हुआ इसका। तो मान लेते हैं कि हमें वैसे क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए, तो मान लेते हैं कि अगर ये पी है तो पी कॉस थीटा आई कैप प्लस पी साइन थीटा जे कैप। तो हमारे पास में टाउ वन वेक्टर कितना आ जाएगा, टाउ वन वेक्टर होगा पी वेक्टर क्रॉस E1 वेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास में पी कॉस थीटा आई कैप प्लस पी साइन थीटा जे कैप क्रॉस ये हो जाएगा ई आई कैप। तो आई क्रॉस आई कैप तो जीरो ही हो गया, तो हमारे पास जे क्रॉस आई क्या मिलेगा, तो मिलेगा माइनस पी ई साइन थीटा के कैप। और ये इक्वल टू कितना बता रहा है, ये बता रहा है टाउ के कैप। तो हमारे पास एक रिलेशन तो ये आ गया, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, एक तरह से जो भी है ये रिलेशन आ गया, यानी टाउ इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पी ई साइन थीटा आ गया। तो इक्वेशन नंबर वन। दूसरे केस में अभी भी पी तो वही है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो टाउ टू वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ये कितना हो गया √3 E जे कैप। तो हमारे पास आ जाएगा ये पी कॉस थीटा आई कैप प्लस पी साइन थीटा जे कैप क्रॉस ये हो जाएगा √3 E जे कैप। तो आई क्रॉस जे तो ये अपने को मिल जाएगा, कितना मिलेगा, पी ई √3 कॉस थीटा, ये आ जाएगा के कैप, लेकिन जे क्रॉस जे कैप तो जीरो हो गया। तो हमारे पास आ गया टाउ टू वेक्टर, और ये इक्वल टू कितना दे इसमें, माइनस टाउ के कैप, यानी टाउ इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पी ई √3 कॉस थीटा। अब यहाँ से दोगे ये क्वेश्चन नंबर टू भी दोनों क्या है, तो सिंस वन इक्वल टू क्या है यहाँ टू है, तो हमारे पास कितना आ गया, यानी आ गया पी ई माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस पी ई √3 कॉस थीटा। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ √3, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास में 20। अब इसने अपने को क्या कहा, इसने कहा थ्री कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स ए बी एंड सी ऑफ रेस्पेक्टिव रेडियस ए बी एंड सी हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज, द पोटेंशियल ऑफ शेल बी इज बताना है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये अपने को दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग चार्ज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, कि बी का पोटेंशियल अपने को बताना है, तो कर लेंगे। पहले चार्ज क्या क्या होगा देखो, थ्री कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स ए बी एंड सी और रेस्पेक्टिव रेडियस ए बी एंड सी, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो पहले क्या करेंगे, हमारे पास में ये शेल है जिसकी रेडियस ए है, और इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 है। तो सिग्मा इसका दिया मतलब क्या हो जाएगा, Q1/4 पाई A²। फिर हमारे पास में बी है जिस पे चार्ज हम मान लेते हैं कि Q2 है, इसका कितना दे, लेकिन माइनस सिग्मा इक्वल टू Q2/4 पाई B²। फिर है हमारे पास में सी जिसकी रेडियस सी है, उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q3 है। तो Q3 कितना हो जाएगा
सॉरी, प्लस सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा इस केस में, Q3/4 पाई, 4 पाई C²। ठीक है, तो ये दिया हुआ है अपने को। फिर बी पर अपने को पोटेंशियल चाहिए, तो अभी क्या दिया है इसने, इस पे Q1 चार्ज है तो इसके सर पे चार्ज डेंसिटी है, इस पे Q2 चार्ज है, इसके सर पे चार्ज डेंसिटी ये दिया है, इस पे इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव है ना। तो Q1 Q2 Q3 अपने को मिल गया। तो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ, यानी Q1 Q2 Q3 चार्ज मिल गया, इसको कॉन्सेंट्रिक, यानी कितना हो जाएगा, ये स्फेयर हमारे पास में ए रेडियस का है, ये बी रेडियस का है, और ये सी रेडियस का है, यानी ऐसा दिया हुआ है। तो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है, इसकी रेडियस ए, इसकी रेडियस बी, ये ए, ये बी स्फेयर है, और इसकी रेडियस सी है, ये सी स्फेयर है। तो इसका पोटेंशियल, तो इसके लिए तो सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा ना, यानी बी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बी इक्वल टू होगा इसकी वजह से बी डिस्टेंस पर क्या लिखेंगे, A Q1/B ना, इसकी खुद की सरफेस की वजह से, तो क्या लिखेंगे, सरफेस पे है तो K Q2/B, इसका तो अंदर है तो क्या लिखेंगे, K Q3/C ना, क्योंकि इसका तो सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा जो सरफेस पर है, तो इसमें यहाँ रख देते हैं। तो वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के को बाहर ले लो, Q1 की वैल्यू क्या हमारे पास में, क्या आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई A² है ना, बाई बी, ओके, प्लस इसका कितना हो जाएगा, -सिग्मा 4 पाई B² बाई बी, प्लस ये 3 कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई C² बाई C। यही आंसर, ये आंसर हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो क्या चाहिए उसके हिसाब से, इसको क्या करेंगे, सिग्मा 4 पाई को बाहर ले लो, और के को क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तुम्हारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, यानी मैंने सिग्मा 4 पाई को बाहर ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ A², ये क्या है, -B² बाई बी, प्लस ये कितना है, ये सी हो जाएगा यहाँ, तो 2 ये हो गया हमारे पास में, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया A² - B² बाई बी प्लस सी। ये आंसर आना चाहिए, ये कहने का मतलब है। हमारे पास में ऑप्शन फोर्थ आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सॉरी 20 था, 21। Positive point charge is released from rest at a distance r0 from a positive line charge with uniform density, है ना। इसका मतलब ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज मानना है इसको, ये कहने का मतलब है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो यूनिफॉर्म है, ये इधर इन्फिनिटी से और ये -इन्फिनिटी पर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने मान लिया कि लेमड़ा है, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं हम लोग, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ से जो डिस्टेंस दिया है इससे वायर से वो r0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r0 है, ये मतलब यहाँ स्पीड ऑफ द पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, यानी किसी इंस्टेंट पर हमें बताना है कि इसकी स्पीड क्या होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, कैसे करेंगे देखो। मैंने आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाया था, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, किसी आर डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ बताना है कि यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और ये क्या बात कर रहे हैं, वेलोसिटी, पोटेंशियल नहीं, ये ध्यान रखें। तो मैंने वैसे भी कहा था कि आप पोटेंशियल तो फाइंड कर भी नहीं सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक्स अप्लाई करूंगा मैं, तो अगर आपको वो डिफरेंस का पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, मैं यहाँ से निकालता हूँ। कहाँ से, क्योंकि हमें मालूम था यहाँ से तो आया था, -E वेक्टर डॉट डी आर से,
तो यहाँ ई की वैल्यू भी इधर ही होगी। किसी आर डिस्टेंस पे चले जाते तो ई की वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस, ये हो जाएगा लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर कैप डॉट डी आर को क्या लिखेंगे, डी आर कैप, और इसको इंडिकेट करेंगे आर नॉट टू आर। तो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो वी ए और ये वी बी। और हमने पहले ही बात हुई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। यहाँ माइनस है तो अभी आ जाएगा वो भी, उसका भी समझाता हूँ मैं आपको। तो आप देख रहे हो कि आर कैप डॉट आर कैप तो वन हो गया, ये क्या हो गया, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉन आर, आर को यहाँ लिमिट लगाएंगे तो आर बाई आर नोट, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हो। माइनस को उधर ले जाओ तो क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एल एन आर बाई आर नॉट। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक्स अप्लाई कर देंगे। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और यहाँ का पोटेंशियल इससे ज्यादा होना ही चाहिए था। यहाँ पोटेंशियल, इसका मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, किस में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो एनर्जी कंजर्व करवा देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ तो जीरो ही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगी, क्यू चार्ज को रिलीज कर रहे हैं, तो क्यू इंटू यहाँ का पोटेंशियल वी है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वहाँ की हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ का बी का क्यू इंटू वी बी है। तो हमारे पास है क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और हमें मालूम है कि वी ए माइनस वी बी कितना है, तो क्यू वी माइनस वी बी है दरअसल हमारे पास में लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन, हो जाएगा आर बाई आर नॉट। और ये हो गया हमारे पास में एम वी स्क्वायर बाई 2, यानी वी इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू लेमड़ा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल एन आर बाई आर नॉट का स्क्वायर रूट। ये आंसर आना चाहिए। तो आंसर कौन सा आ गया, यानी थर्ड ऑप्शन आ रहा है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास में 21 हो गया, 22। 22 क्या कह रहा है, shown in figure is a shell made of a conductor. It has inner radius A and outer radius B and carries a charge Q at its center. अच्छा, carries a charge Q, है ना, at its center is a dipole P as shown in this case। क्या होगा देखो, हमारे पास में ये डायपोल रखा है। पहले मान लो ऐसा समझते हैं कि इसको हमने शेल को कोई चार्ज दिया ही नहीं, सॉरी सेल को चार्ज दिया है, हमने कोई सॉरी हमने इसको कोई चार्ज नहीं दिया है। और इसके यहाँ क्या रखा है, डायपोल रखा है। तो डायपोल में आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इसकी इनर रेडियस क्या दिया हुआ है अपने को, ए है शेल की, और आउटर रेडियस इसका दिया है बी है। तो पहला चार्ज, पहला मान लो इसको कोई चार्ज था ही नहीं, पहले ये चीज को समझते हैं फिर उस पर चाहिए। तो आप देख रहे हो कि एनक्लोज चार्ज क्या है, यहाँ जीरो है ना। तो वैसे तो ये इसमें मालूम है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का कॉन्सेप्ट था, वो मैंने पढ़ाया नहीं है, वो पढ़ेंगे तो हो जाएगा वहाँ। लेकिन उसको रहने दो फिर यार, रहने दो, क्योंकि वो समझाऊंगा तब करेंगे फिर इसको, ज़्यादा अच्छे से समझोगे आप। नेक्स्ट है 23। 23 में क्या कह रहा है, 23 में कह रहा है कि, अरे यार अब तो समझ में आएगा तो क्या करना है, बताऊँ क्या वापस इसको भी। लेट अ टोटल चार्ज टू क्यू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद द चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी इसका दिया है। फिर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, टू चार्जेस ए एंड बी of minus q each are placed on diametrically opposite points
at a distance a from the center if a and b do not experience any force. ओके चलो करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसने क्या कहा लेकिन अपने से कि two charges NB of minus Q each are placed on diametrically opposite points at a distance a from the center. If A and B do not experience any force, यानी इन पर कोई फोर्स नहीं है, तो मतलब क्या हुआ इसका? A and B do not experience any force, इसका मतलब हुआ इन पर नेट फोर्स क्या है? जीरो हो रहा है, तो कैसे मतलब है? इसका मतलब समझते हैं पहले। पहले ये मान लो हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ मैं, और ये सेंटर है। एक चार्ज यहाँ रखा और एक चार्ज यहाँ रखा है। एक चार्ज कीजिए, इस पे कितना है -Q, ये ए मान लेते हैं, और ये बी मान लेते हैं, और ये भी -Q है। ठीक है। और इसकी जो रेडियस है स्फीयर की वो आर है, और इसको हमने जो चार्ज दिया है वो 2Q है नहीं, और लेकिन जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रो आर इक्वल टू के आर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी कि इन पर फोर्स क्या हो, जीरो हो। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले क्या करेंगे, इस पर नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ? इस पर जीरो, इस पर नेट फोर्स जीरो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो, यानी ये इनकी दोनों एक आर प्लेस्ड ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ए फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ, 2a है, यानी ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अब यहाँ कि हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्फीयर है इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज है ना, इस नेगेटिव चार्ज को शेल की वजह से, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना वो तो। लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको फोर्स उसका इधर लगेगा ना, कितना लगेगा, Q × E लगेगा ना, और इसकी वजह से फोर्स, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों रिपेल करेंगे, वो इधर लगेगा, है ना। तो दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, यानी इसका मतलब हुआ QE इक्वल टू Q²/4πε0 इंटू 2a का होल स्क्वायर। ये वाली कंडीशन आना चाहिए, तभी तो इस पर नेट फोर्स जीरो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली तो जितना फोर्स इस पे जीरो वैसे इस पे भी जीरो होगा, क्योंकि ये भी है डिस्टेंस पर, ये भी है डिस्टेंस पर। तो कहानी ये है कि हमें अपने को क्या करना है, ई निकाल लेना है। तो ई निकालने का तरीका वापस से वही है। क्या तरीका है? ये सेंटर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाएंगे, डी आर थिकनेस की शेल बनाएंगे। या ऐसा कर लो कि यहाँ से एक्स पे जाएंगे और डी एक्स थिकनेस की शेल बनाएंगे, और इसको 0 to R इंडिकेट कर देंगे, 0 to स्मॉल r। क्योंकि यहाँ 0 to स्मॉल r का मतलब क्या हुआ, यानी 0 to स्मॉल r का मतलब हुआ कि यहाँ R इक्वल टू ए तक क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ की डेंसिटी में मालूम है कि ये हो जाएगी। यहाँ शेल का वॉल्यूम कितना है, तो 4πx² dx, और रो रो को क्या लिखेंगे, के एक्स ना, और इसको इंडिकेट कर देंगे 0 to a। तो हमारे पास क्या आ गया, चार्ज एनक्लोज आ गया। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4πk, और ये कितना हो गया, x³ ना, ये कितना हो गया, x⁴/4, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 0 to a। तो चार्ज एनक्लोज आ गया हमारे, 4 से 4 चला गया, तो πk a⁴। अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, गॉस लॉ अप्लाई कर दिया मैंने, फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, πk a⁴ एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, e × 4πa² हो जाएगा ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये सीधा लिख देता हूँ मैं, π4πa² इक्वल टू आ गया πk a⁴ यानी पाई से पाई कट गया, और एक a², कितना आ जाएगा, k a²/4 ये हमारे पास में ई आ गया। इस ई को यहाँ रख देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2
तुम्हारे पास आ गया अच्छा देखो, क्यू से तो क्यू एक कैंसिल आउट हो गया, तो ई इक्वल टू यानी हमारे पास आ गया के ए स्क्वायर बाई फोर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जाएगा फोर ए स्क्वायर, है ना। हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू, दिया जाएगा ए टू पावर फोर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन फोर से फोर चला गया, तो हमारे पास आ गया के डिवाइडेड बाई फोर पाई के, ठीक है, फोर पाई के, आ रही बात समझ में। और अच्छा आर कट गया है, कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? देखो, हम्म, ठीक है। अब अपने को क्यू की वैल्यू भी तो चाहिए, क्यू की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो क्यू की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, वो वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले मैं। तो क्यू की वैल्यू अभी हमने इंडिकेट किया था किसको, इसको, इसको इंडिकेट किया था ना, तो इसको जीरो टू आर इंडिकेट कर दूं मैं तो टोटल क्यू आ जाएगा, कैपिटल सॉरी टू क्यू आ जाएगा, क्योंकि पूरे स्फीयर का चार्ज तो टू क्यू है। इसको इंडिकेट कर देंगे कहाँ से, कहाँ, जीरो टू कैपिटल आर, तुम्हारे पास आ जाएगा फोर पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स के एक्स, ये हो जाएगा टू क्यू फोर पाई के, और ये कितना हो गया, यानी आर टू पावर फोर बाई फोर ना, यानी क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास में पाई के आर टू पावर फोर बाई टू ना, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा वन बाई फोर पाई के इंटू, ये कितना हो गया, पाई के आर टू पावर फोर बाई टू, तो पाई के से पाई के चला गया, तो कितना हो गया हमारे पास में, आर टू पावर फोर बाई एट, यानी ए इक्वल टू आ गया हमारे पास में आठ डिवाइडेड बाई एट टू पावर वन बाई फोर, ये आंसर आना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो आ गया, है ना, थर्ड ऑप्शन आ रहा है इसमें। और वो वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो हमारे पास में ये पॉइंट हो गया। आज अभी कितने बजे क्लास है आपकी, नेक्स्ट क्लास कितनी बजे है? अभी सर क्या हो गया, एट सो गए क्या? थर्टी को। 8:30 पर है ना अभी, मतलब इसका मतलब मैं थोड़ा पढ़ा दूँ आपको। मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल तो पूरा करवा दिया था, उसके क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, है ना। और नेक्स्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। तो नेक्स्ट अब हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो इस केस में हम बात करेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये जो बातें मैं करने जा रहा हूँ ये एक होती ही है, ये मानना है। क्यों होती है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन वो मानना ही है कि होता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब उसका गुण है। जैसे आप लोगों का स्वभाव क्या है, वैसे उसका स्वभाव है कंडक्टर का। जैसे आप लोगों का स्वभाव क्या है, पढ़ाई नहीं करना, है ना, तो वैसे इसका कंडक्टर का अपना स्वभाव है। हरी बात समझ में। जैसे आप लोगों का बहानेबाजी मारने का स्वभाव है ना, दुनिया जान के बहाने आपसे मरवा लो, वो सब कर सकते हो आप, वैसे ही इसका अपना मतलब क्या है, स्वभाव है, जैसे आपका स्वभाव है। तो यहाँ जो स्वभाव की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो किस में बात कर रहे हैं हम लोग, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशंस, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ
कि जो चार्जेस है, यानी जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे, वो चार्जेस क्या है, रेस्ट पर है। चार्जेस क्या है, रेस्ट पर है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी मैं ग्रेविटेशन के बाद में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करते हैं तो आपको ये मालूम होना ही चाहिए कि वहां तो कंडक्टर होता है, तभी तो करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स किसकी वजह से आ रहा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो लेकिन वहां तो इलेक्ट्रिक फोर्स है कंडक्टर के अंदर। लेकिन हमने तो यहाँ देखा कि कंडक्टर के अंदर, यहाँ जैसे मैंने कंडक्टिंग स्फीयर लिया था, होल और सॉलिड, दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। वो तभी जीरो आएगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन होगी, यानी चार्जेस रेस्ट पर होंगे। जब चार्जेस मूव करेंगे तो कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये तो बात करेंगे हम लोग, आगे बात हमें इस पॉइंट को पहले दिमाग में बैठा लो। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन की, जहाँ चार्जेस रेस्ट पर है। तो अगर ऐसा है तो पहला पॉइंट ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is always electric field intensity is always zero inside the conductor। और कंडक्टर का मतलब बात कर रहे हैं हम लोग मेटल, ये ध्यान रखना है। कंडक्टर की जब भी बात करेंगे मतलब हम बात कर रहे हैं मेटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो चार्ज गिवन टू दी कंडक्टर resides on the outer surface of the conductor। Charge given to the conductor resides on the outer surface of the conductor। जैसे ये प्रॉपर्टी है, जैसे किसी भी कंडक्टर को अगर आप लेते हो, है ना, ये मान लो सॉलिड है या होलो भी है, तो जब भी इसको चार्ज दोगे आप, तो चार्ज हमेशा कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पर। और कुछ पॉइंट जैसे शार्प पॉइंट है ना, वहाँ डेंसिटी क्या होगी इसकी, चार्ज की, ज्यादा होगी। क्यों होगी, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं यही दूंगा। और यहाँ मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर दो स्फीयर को बात कर रहे थे, जैसे हमने क्वेश्चन करवाया था, याद है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया था, हाफ हाफ हो गया था, क्योंकि वो आइडेंटिकल चार्जेस थे, है ना। जो स्पेस थे वो क्या थे, आइडेंटिकल थे, तो चार्जेस भी क्या हो गए थे उनपे, इक्वल इक्वल चार्ज आ गए थे, मतलब हाफ हाफ चार्ज हो गया था, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ था उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देंगे हम लोग। ओके, तो हमारे पास में आ गया कि ये कोई कंडक्टर है जिसको हमने चार्ज दिया, तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि ये तो वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका था किसमें, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में, कि एक जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती। और जब भी इंसिडेंट होगी तो कंडक्टर के सरफेस के कैसे होगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। तो पॉइंट यहाँ भी लिखवा देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is always
perpendicular electric field intensity is always perpendicular to the surface of the conductor. ठीक है, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब है कि अगर ये कंडक्टर में लेता हूँ और इसको हमने चार्ज दिया है, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो क्योंकि शार्प पॉइंट है, यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ अगर किसी पॉइंट पर आप जाओगे, जैसे इस पॉइंट पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इधर की तरफ होगी। अगर आप इस पॉइंट पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको, इधर की तरफ मिलेगी। अगर आप इस पॉइंट पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर मिलेगी आपको, इधर की तरफ मिलेगी, क्योंकि सरफेस से क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर आप इस पॉइंट पे जाओगे तब भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस पॉइंट पे जाओगे तब भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्यों होती है, उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ा चुका हूँ क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ? पढ़ा है ना। हाँ सर। सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। इसलिए आपने देखा होगा कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर सब जगह पोटेंशियल पूरे वॉल्यूम में क्या था, सेम था। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। अब ये जैसे मैंने कहा कि कंडक्टर का सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर मान लो जैसे ये कंडक्टर मैंने लिया और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो किसी एंगल पर होता, मान लो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ ले लिया, ये 4 पॉइंट है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। मान लो अगर मैंने इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ले लिया, तो आप ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली इसमें करंट फ्लो करने लग गया, और करंट फ्लो करने का मतलब हुआ कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया दो पॉइंट के बीच में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए तब तो बढ़िया है, इतने थर्मल पावर प्लांट बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई। बस बस घर में एक कंडक्टर रख लो, उस पर चार्ज दे दो और अपने आप करंट फ्लो कर रहा है, और हमारा फैन भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, सब चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। हरी बात सुन में, तो इसलिए सब जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, वॉल्यूम भी इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है। इसलिए वो तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये नॉट पॉसिबल है, ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कैसे लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस के अलॉन्ग मूव ही नहीं करेंगे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब सब जगह क्या होगा, सेम होगा। वैसे मैंने क्या कहा था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी लिंक्ड है, आप इनको अलग नहीं कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, है ना। बाकी के पॉइंट्स में आपको जो आगे की चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे अब होमवर्क में, अभी तो इसका तो हो गया ना मेरे ख्याल से, एक्सरसाइज 3 हो गया, एक्सरसाइज 2 करना शुरू कर दो आप। मैंने दिया था कि उसका एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 दिया था आप लोगों को। हाँ सर। हाँ सर। पार्ट 1 कर लिया आप लोगों ने, जो क्वेश्चन दिए तो कर लिए। हाँ सर। हाँ सर। तो अब इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 करना है आपको। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 पार्ट 3 करेंगे। एक तो वो हो गया, और मैंने एनसीईआरटी आपको दे दिया, उसका 10 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में जैसे वो कंप्लीट होगा फिर हम लोग इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले क्वेश्चंस करेंगे। कहाँ से, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। फिर मेरे ख्याल से 2 टॉपिक आपके करवा दिए मैंने, 2 टॉपिक हो गए आपके एनसीईआरटी के, 3 टॉपिक हो गए एनसीईआरटी के। एक तो हो गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और पार्ट 2 का
जो पार्ट 2 बुक है और पार्ट 1 के 2 टॉपिक करवा दिए, ठीक है। तो आप वो भी करेंगे, लेकिन अभी पार्ट 2 डिस्कस किसका? अच्छा, इसका बात कर रहे हैं आप, एनसीईआरटी का ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। हाँ कर लो, आप कर तो लो। अभी पार्ट 1 भी डिस्कस नहीं हुआ ना उसका, तो क्या हो गया? शीट का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 डिस्कस किया क्या मैंने?